स्वागत। आज हमारे पास ओशो के अंतर्दृष्टि से जुड़े कुछ दिलचस्प स्रोत हैं। ये मानव जीवन, उसकी ऊर्जा और चेतना के रहस्यों पर एक अलग ही रोशनी डालते हैं। हाँ बिल्कुल। ये जीवन के बदलते मौसमों, हमारे अंदर के ऊर्जा केंद्रों यानी चक्रों और खुद को जानने की एक गहरी यात्रा के बारे में बात करते हैं। हम सब देखिए जीवन के अलग अलग पड़ावों से गुजरते ही हैं। बचपन, जवानी, महत्वाकांक्षा, हाँ, सुरक्षा की चाह और आखिर में बुढ़ापा और मृत्यु। लेकिन क्या इन सब के पीछे कोई छिपा हुआ पैटर्न है? ये स्रोत हमें जीवन को 7 साल के चक्रों में देखने का एक नजरिया देते हैं और कुछ सवाल भी उठाते हैं, जैसे कि क्या सिर्फ जानकारी खतरनाक हो सकती है? सही। क्या अनुभव ही सब कुछ है? आइए इन विचारों की तहों में उतरते हैं। बिल्कुल। और यहाँ सबसे पहली और शायद सबसे जरूरी बात जो ये स्रोत कहते हैं वो ये है कि चक्र हो, कुंडलिनी हो या जीवन के ये चरण, इनके बारे में सिर्फ पढ़ लेना या जान लेना काफी नहीं है। अच्छा। बल्कि सिर्फ दिमागी ज्ञान कई बार आप देखिए भटका भी सकता है, खतरनाक भी। हाँ। असली चीज है अपना खुद का अनुभव, अपनी अनुभूति। क्योंकि हर इंसान अलग है, उसकी अंदरूनी बनावट, उसका सच वो अलग है। शास्त्र या किताबें तो दूसरों के अनुभव बयान करते हैं, वो आपकी अपनी सच्चाई नहीं बन सकते, है ना? हाँ, ये बात तो सही है। तो फिर जीवन के इन 7 साल वाले चक्रों की कहानी क्या है? ये कैसे खुलती है? क्या ये महज उम्र के पड़ाव हैं या कुछ और? देखिए, उम्र के पड़ाव तो हैं ही, लेकिन स्रोत इन्हें सिर्फ बाहरी बदलाव नहीं मानते। ये शरीर और मन के गहरे रूपांतरण की तरह है। हर 7 साल में जैसे एक नया मौसम आता है अंदर। अच्छा। इसे एक कहानी की तरह देखें तो जन्म से 7 साल तक बच्चा पूरी तरह अपने में मगन रहता है, जैसे वही दुनिया का केंद्र हो। उसे बस अपनी जरूरतें पता होती हैं। हाँ, वो मैं वाला भाव। और फिर इस 7 से 14 की उम्र में वो अपने कवच से थोड़ा बाहर निकलता है, दूसरों में रुचि लेता है, खासकर अपने जैसे यानी समान लिंग के बच्चों में। यहीं से सवाल पूछना, शक करना शुरू होता है। दुनिया थोड़ी बड़ी होने लगती है। इसके बाद आता है 14 से 21 का पड़ाव। ये तूफानी दौर है। अच्छा। विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण, कामुकता का उभार, सपने, रोमांस, ऊर्जा पूरी तरह बाहर की ओर बहती है। और 21 के बाद जब दुनियादारी शुरू होती है? बिल्कुल। 21 से 28 का चक्र महत्वाकांक्षा का है। दुनिया में कुछ बनना है, सफल होना है, नाम कमाना है। हाँ। सारी ऊर्जा इसी दिशा में लगती है। फिर 28 से 35 तक आते आते थोड़ी स्थिरता की चाह पैदा होती है। अच्छा। अब सुरक्षा चाहिए, आराम चाहिए, घर बसाना है, जीवन को एक ढर्रे पर लाने की कोशिश होती है। अच्छा, और फिर 35 के बाद क्या होता है? अक्सर लोग कहते हैं कि इस उम्र के बाद बदलाव मुश्किल हो जाता है। हाँ, स्रोत भी कुछ ऐसा ही इशारा करते हैं। 35 से 42 के बीच अक्सर लोग थोड़े रूढ़िवादी होने लगते हैं। जो ढर्रा बन गया उसे बदलना नहीं चाहते, बदलाव से डर लगता है। शारीरिक स्तर पर भी ये उम्र बीमारियों के प्रति ज्यादा संवेदनशील हो सकती है, और यहीं से कई बार धर्म या अध्यात्म में हल्की सी रुचि भी जगने लगती है, शायद जीवन की क्षणभंगुरता का पहला एहसास। और ये रुचि ये आगे चलकर क्या रूप लेती है? 42 से 49 के बीच ये खोज ज्यादा साफ हो सकती है। दुनिया की भागदौड़ से मन थोड़ा उबने लगता है। शारीरिक तौर पर भी बदलाव आते हैं, जैसे महिलाओं में रजोनिवृत्ति, मतलब मेनोपॉज। विपरीत लिंग में पहले जैसी प्रखर रुचि शायद न रहे। फिर 49 से 56 की उम्र में समाज से, बाहरी दुनिया से थोड़ा अलगाव सा महसूस हो सकता है। ऐसा नहीं कि जिम्मेदारियां खत्म हो जाती हैं, पर एक अंदरूनी दूरी बनने लगती है। संन्यास या वानप्रस्थ का भाव जाग सकता है। यानी धीरे धीरे यात्रा बाहर से भीतर की ओर मुड़ने लगती है। हाँ बिल्कुल। 56 से 63 का समय पूरी तरह भीतर मुड़ने का, ध्यान में उतरने का हो सकता है। और 63 से 70 या उसके आगे का समय स्रोत कहते हैं वो मृत्यु की तैयारी का है। हाँ, लेकिन ये तैयारी दरवाली नहीं, बल्कि एक तरह की वापसी है। बचपन जैसी मासूमियत, निर्दोषता लौट सकती है। जीवन का चक्र जैसे पूरा हो रहा है। एक दिलचस्प बात ये भी कही गई है कि मृत्यु से लगभग 9 महीने पहले व्यक्ति को उसका गहरा बोध होने लगता है। ये तो जीवन की एक पूरी तस्वीर है, जन्म से मृत्यु तक। लेकिन इसमें सबसे जरूरी बात क्या है? क्या कहते हैं स्रोत? सबसे जरूरी बात यह है कि हर चरण को पूरी तरह जिया गया है। पूरी तरह? हाँ। स्रोत जोर देते हैं कि अगर बचपन अधूरा रह गया, दबा दिया गया, तो उसकी छाया जवानी पर पड़ेगी। अगर जवानी को खुलकर नहीं जिया, उसकी ऊर्जा अटकी रह गई, तो बुढ़ापा बोझिल हो जाएगा।
यहाँ एक दिलचस्प टिप्पणी पूर्वी और पश्चिमी समाजों पर भी है। अच्छा, क्या है वो? कि पूर्वी समाज अक्सर 14-21 वाले कामुकता के चरण को दबाने की कोशिश करते हैं और पश्चिमी समाज 49 के बाद भी व्यक्ति पर युवा और यौन रूप से सक्रिय बने रहने का दबाव डालते हैं। हाँ, ये तो है। स्रोत कहते हैं ये दोनों ही अति हैं, अप्राकृतिक है। प्रकृति का अपना संगीत है, अपना बहाव है, उसे समझना जरूरी है ना? हाँ, बिल्कुल। अच्छा, जीवन के इन पड़ावों की बात तो हुई, पर ये हमारी अंदरूनी ऊर्जा से कैसे जुड़े हैं? स्रोत मनुष्य की तुलना इंद्रधनुष से करते हैं, जिसमें 7 रंग या 7 ऊर्जा केंद्र यानी चक्र होते हैं। ये क्या है? हाँ, ये इंद्रधनुष वाली उपमा बहुत खूबसूरत है। ये 7 चक्र असल में हमारे सूक्ष्म शरीर यानी ऊर्जा शरीर के केंद्र हैं। सूक्ष्म शरीर के? हाँ, स्थूल शरीर में इनके संगत स्थान है, पर ये खुद ऊर्जा के भंवर है। पहले 3 चक्र मूलाधार, स्वाधिष्ठान और मणिपुर, ये हमारी बुनियादी जरूरतों और प्रवृत्तियों से जुड़े हैं। जैसे भोजन, सुरक्षा, पैसा, ताकत, रुतबा, दबदबा और कामुकता। ये हमारी जड़ें हैं, धरती से जुड़ाव है। यानी जीवन के शुरुआती चक्र दुनियादारी वाले? एक तरह से हाँ। फिर आता है चौथा चक्र, अनाहत, जो हृदय के पास है। ये प्रेम का, करुणा का केंद्र है। हृदय चक्र? हाँ, ये पहले 3 और ऊपर के 3 चक्रों के बीच का पुल है। यहीं से असली रूपांतरण शुरू होता है। 5वां है विशुद्ध चक्र, गले में। ये अभिव्यक्ति, रचनात्मकता, संवाद यानी देना और लेना, इससे जुड़ा है। 6ठा है आज्ञा चक्र, दोनों भौहों के बीच, जिसे तीसरी आंख भी कहते हैं। ये जानने का, बोध का, इच्छा शक्ति का केंद्र है। और 7वां सहस्त्रार, सिर के शीर्ष पर, वो परम विश्राम की, अपनी असली पहचान में लौटने की अवस्था है। वहां कोई द्वंद्व नहीं, बस परम एकता है। ये तो 7 मंजिलें हो गई एक तरह से, लेकिन इनमें आपस में क्या कोई कनेक्शन है, कोई जुड़ाव? बिल्कुल, और यही बात बहुत दिलचस्प है जो स्रोत बताते हैं। निचले और ऊपरी चक्रों के बीच सीधी जोड़ियां हैं। अच्छा, कैसे? जैसे पहला चक्र मूलाधार, जो भोजन, सुरक्षा से जुड़ा है, वो सीधे चौथे चक्र अनाहत यानी प्रेम से जुड़ा है। पहला और चौथा? हाँ, जब किसी के जीवन में गहरा प्रेम उतरता है तो अक्सर देखा जाता है कि भोजन या भौतिक चीजों की जरूरत अपने आप कम हो जाती है, ऊर्जा जैसे ऊपर उठ गई। अच्छा, ये तो दिलचस्प है। और दूसरी जोड़ी? दूसरी जोड़ी है दूसरे चक्र, स्वाधिष्ठान, कामुकता, और 5वें चक्र विशुद्ध रचनात्मकता, प्रार्थना की। कामुकता और रचनात्मकता? हाँ, जब काम ऊर्जा ऊर्ध्वगामी होती है, ऊपर उठती है, तो वो रचनात्मकता या गहरी प्रार्थना में बदल सकती है। बहुत से कलाकार, कवि, संगीतकार अपनी इस ऊर्जा का रूपांतरण करते हैं, जाने अनजाने। और तीसरी जोड़ी है तीसरे चक्र, मणिपुर, शक्ति, अहंकार, और 6ठे चक्र आज्ञा, जानना, आत्मज्ञान की। शक्ति और आत्मज्ञान? हाँ, जब शक्ति पाने की इच्छा रूपांतरित होती है तो वो आत्मज्ञान की प्यास बन जाती है। तब दुनिया पर राज करने की बजाय खुद को जानने की इच्छा प्रबल होती है। तो ये ऊर्जा के नष्ट होने की बात नहीं, बल्कि उसके रूप बदलने की, उसके ऊपर उठने की यात्रा है। ये ऊर्जा के रूपांतरण की बात वाकई बहुत महत्वपूर्ण लग रही है। लेकिन स्रोत बार बार अनुभव पर इतना जोर क्यों देते हैं? क्यों कहते हैं कि सिर्फ किताबी ज्ञान खतरनाक है? अनुभव पर जोर इसलिए क्योंकि ये सारी बातें, चक्र, ऊर्जा का ऊपर उठना, ये सब स्थूल शरीर की घटनाएं नहीं है। अच्छा। ये हमारे सूक्ष्म शरीर यानी ऊर्जा शरीर में घटती हैं। इन्हें महसूस करना होता है, जानना नहीं। आप दिल के ऑपरेशन से अनाहत चक्र को नहीं देख सकते। सही बात है। स्रोत ये भी कहते हैं कि कुंडलिनी का अनुभव भी अक्सर तभी होता है जब ऊर्जा के रास्ते में रुकावटें होती हैं। रुकावटें? हाँ, जैसे पाइप में कचरा फंसा हो तो पानी आवाज करता है, साफ पाइप में चुपचाप बह जाता है। अगर रास्ता बिल्कुल साफ हो तो ऊर्जा बिना किसी सनसनी के सहजता से बहती है। इसलिए हर व्यक्ति का अनुभव एकदम अनूठा होता है। किसी किताब में लिखा अनुभव आपके अनुभव से मेल खाए ये जरूरी नहीं। और अगर आप किताब के आधार पर अनुभव की उम्मीद करेंगे तो या तो निराश होंगे या फिर कल्पना को ही अनुभव समझ लेंगे, जो खतरनाक हो सकता है। ये बात तो सोचने वाली है। और क्या अनुभव में सांस्कृतिक फर्क भी हो सकता है? स्रोत में जापान और कॉकेशियस का जिक्र आता है। ये उदाहरण बताते हैं कि बाहरी माहौल और मान्यताएं भी हमारे अंदरूनी अनुभव को प्रभावित कर सकती हैं। जैसे जापान में हाराकिरी की प्रथा थी, जिसमें व्यक्ति पेट के निचले हिस्से, जिसे हारा कहते हैं, उसमें कटार मारकर आत्महत्या करता था। हाँ, सुना है।
स्रोत का इशारा है कि शायद इस कर्मकांड पर ध्यान केंद्रित होने की वजह से जापानी संस्कृति ने हारा केंद्र की ऊर्जा को ज्यादा गहराई से समझा। या जैसे जापानी लोग हाँ कहने के लिए सिर दाएं बाएं हिलाते हैं, जबकि बाकी दुनिया में ये ना का इशारा है। अरे हाँ, ये दिखाता है कि शारीरिक हाव भाव और उनके अर्थ भी कितने सांस्कृतिक होते हैं। और वो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ वाली कहानी, वो भी तो अनुभव और माहौल की बात करती है। बिल्कुल, वो कहानी है कि जब जॉर्ज बर्नार्ड शॉ 70 साल के हुए तो उन्हें लंबी उम्र जीने की इच्छा हुई। वो लंदन के आसपास के गांवों के कब्रिस्तानों में गए और कब्रों पर लिखी उम्र देखने लगे। अच्छा, क्यों? वो ऐसा गांव ढूंढ रहे थे जहां लोग बहुत लंबा जीते हों, क्योंकि उनका मानना था कि वहां की हवा, पानी या शायद वहां के लोगों की मानसिकता में कुछ ऐसा होगा जो लंबी उम्र देता है। दिलचस्प सोच है। आखिर में उन्हें एक गांव मिला जहां एक कब्र पर लिखा था, नाम, उम्र 108 वर्ष, असमय मृत्यु। 108 साल और असमय मृत्यु। हाँ, शो को लगा यही वो जगह है जहां 108 साल जीने वाले को भी असमय मरा हुआ माना जाता है। वो वहीं बस गए और कहते हैं कि करीब 100 साल तक जिए। क्या बात है। ये कहानी मजेदार है, पर इसका सार यही है कि हमारी मान्यताएं, हमारा माहौल, हमारे अनुभव और यहाँ तक कि हमारी उम्र को भी प्रभावित कर सकता है। रटी रटाई जानकारी से ज्यादा महत्वपूर्ण है जीना और महसूस करना। अनुभव की ये बात और भी गहरी हो जाती है जब स्रोत 7 शरीरों की बात करते हैं। ये चक्रों से भी आगे की बात लगती है। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, ये क्या है? हाँ, ये भारतीय योग और वेदांत का एक गहरा सिद्धांत है। स्रोत इसे ओशो के नजरिए से समझाते हैं। जैसे प्याज की परतें होती हैं ना, हाँ। वैसे ही हमारे अस्तित्व की भी कई परतें या शरीर बताए गए हैं। सबसे बाहरी है अन्नमय कोश, यानी हमारा भौतिक शरीर जो अन्न से बना है। हाँ, ठीक है। इसके भीतर है प्राणमय कोश, हमारा ऊर्जा शरीर या कहें जीवन शक्ति का शरीर। यहीं चक्रों का अनुभव होता है, यहीं हमें किसी के प्रति खिंचाव या विकर्षण, मतलब वो वाइब्स महसूस होती हैं। अच्छा, वाइब्स। हाँ, फिर है मनोमय कोश, यानी मानसिक शरीर जहां विचार और भावनाएं चलती हैं। चौथा है विज्ञानमय कोश, सहज ज्ञान या इंट्यूशन का शरीर। यहाँ तर्क नहीं, सीधा बोध होता है। इंट्यूशन। हाँ, पांचवा है आनंदमय कोश, आनंद का शरीर। ये गहरी शांति और खुशी की अवस्था है। और फिर छठे और सातवें शरीर की बात भी है, जो सृजन विनाश और सत असत यानी होने ना होने के परम द्वंद्वों और उनके पार जाने से जुड़े हैं। ये बहुत गहरे तल हैं। और हर शरीर में जीवन ऊर्जा यानी प्राण अलग तरह से महसूस होता है। भाव के रूप में, किसी की तरफ खिंचना, किसी से दूर हटना। मानसिक शरीर में ये विचार के रूप में, विचार आते हैं जाते हैं। विज्ञानमय कोश में ये जीवन और मृत्यु के बोध के रूप में। आनंदमय कोश में ये सृजन और विनाश के खेल के रूप में। और छठे शरीर में सत और असत यानी होने और न होने के ध्रुवों के रूप में। हर स्तर पर ऊर्जा का अंदर आना और बाहर जाना एक तरह की ध्रुवीयता है, एक पोलैरिटी। और स्रोत कहते हैं कि जागरूकता या साक्षी भाव से ही इन ध्रुवों के पार जाया जा सकता है। इस जागरूकता की बात क्या ये नींद की गुणवत्ता से भी जुड़ी है? स्रोत में ऐसा कुछ है? हाँ, एक दिलचस्प कनेक्शन बताया गया है। जो व्यक्ति मुख्य रूप से निचले चक्रों, भोजन, सेक्स, शक्ति में जी रहा है, उसकी नींद अक्सर अशांत, सपनों और वासनाओं से भरी हो सकती है। अच्छा। लेकिन जब ऊर्जा हृदय केंद्र अनाहत तक उठती है, प्रेम में होती है, तो नींद गहरी, शांत और बिना सपनों वाली हो सकती है। बिना सपनों वाली? हाँ, और अगर ऊर्जा 5वें चक्र विशुद्ध तक पहुंचती है, तो नींद भी एक तरह की प्रार्थना या ध्यान जैसी हो सकती है। तो हमारी नींद भी हमारे भीतर ऊर्जा के स्तर का एक आईना है। ये सब सुनकर लगता है कि पूरी यात्रा भीतर की है। इसी संदर्भ में स्रोत तंत्र के एक बहुत अनोखे विचार की बात करते हैं, आंतरिक स्त्री और पुरुष का मिलन। ये सुनने में जितना काव्यात्मक है, क्या इसका कोई वास्तविक अर्थ है? ये तंत्र का एक बहुत गहरा सूत्र है। तंत्र कहता है कि हर व्यक्ति के अंदर, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, दोनों ऊर्जाएं मौजूद हैं, पौरुष ऊर्जा और स्त्रैण ऊर्जा। हर व्यक्ति में? हाँ, हम अक्सर बाहर अपने पूरक को ढूंढते हैं, एक साथी में उस अधूरेपन को भरना चाहते हैं। लेकिन बाहरी मिलन स्रोत के अनुसार क्षणिक होता है और अक्सर अतृप्ति और निराशा लाता है। क्यों? क्योंकि बाहरी व्यक्ति कभी भी हमारी आंतरिक अपेक्षाओं की पूरी तरह से प्रतिमूर्ति नहीं हो सकता।
असली और स्थायी आनंद तब मिलता है जब हमारे भीतर की ये दोनों ऊर्जाएं मिलती हैं। भीतर की ऊर्जाएं यानी चक्रों के स्तर पर? हाँ, योग और तंत्र के शरीर विज्ञान के अनुसार हमारे भीतर 3 मुख्य जोड़े हैं जहां ये आंतरिक मिलन संभव है। 3 जोड़े कौन कौन से? पहला है मूलाधार, पहला चक्र, और स्वादिष्ठान, दूसरा चक्र का मिलन। दूसरा है मणिपुर, तीसरा चक्र, और अनाहत, चौथा चक्र का। और तीसरा है विशुद्ध, 5वां चक्र, और आज्ञा, छठा चक्र का मिलन। और ये मिलन होता कैसे है? क्या ये अपने आप होता है या इसके लिए कुछ करना होता है? स्रोत सुझाते हैं कि ये ध्यान और जागरूकता से संभव है, खासकर प्रेम के क्षणों में। प्रेम के क्षणों में? हाँ, अगर 2 व्यक्ति प्रेम करते समय सिर्फ शारीरिक तल पर न रहें बल्कि ध्यानपूर्ण हो जाएं, आंखें बंद करके अपने भीतर ऊर्जा के प्रवाह को महसूस करें, तो ये आंतरिक यात्रा शुरू हो सकती है। पहला मिलन, मूलाधार स्वाधिष्ठान, बहुत गहरा, अचेतन होता है, गहरी नींद जैसा। इससे जो ऊर्जा पैदा होती है वो दूसरे मिलन, मणिपुर, अनाहत, को संभव बनाती है। ये मिलन सपने जैसा होता है, इसमें थोड़ी चेतना होती है, यहाँ प्रेम का अनुभव होता है। और फिर तीसरा मिलन, विशुद्धि आज्ञा, पूर्ण जागृति जैसा है, पूरी तरह सचेत अवस्था में। यहाँ बोध और ज्ञान का विस्फोट होता है। और इस तीसरे मिलन के बाद क्या होता है? स्रोत कहते हैं कि इस अवस्था में पहुंचने के बाद बाहरी साथी पर जो निर्भरता या आसक्ति थी वो खत्म हो जाती है। खत्म हो जाती है। हाँ, उसकी जगह गहरी करुणा और मैत्री का भाव ले लेता है। शायद बुद्ध का ज्ञान के बाद अपनी पत्नी यशोधरा के पास लौटना इसी करुणा का प्रतीक था। प्रेम अब किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि समस्त अस्तित्व के लिए हो जाता है। और 7वां चक्र, सहस्रार, उसका क्या रोल है इस मिलन में? सहस्रार में कोई जोड़ा नहीं है, कोई द्वंद्व नहीं है। वो इन तीनों मिलनों का अंतिम परिणाम है। वो परम एकता की अवस्था है जिसे सत चित आनंद कहा गया है। सत चित आनंद? हाँ, या ईश्वर का राज्य या निर्वाण, वो घर वापसी है। तो इन सभी स्रोतों को मिलाकर देखें तो एक बात साफ उभरती है, जीवन एक बहुआयामी यात्रा है, बाहर की दुनिया में भी और हमारे अंदर की गहराइयों में भी। बिल्कुल। हर पड़ाव, हर अनुभव, हर ऊर्जा केंद्र का अपना महत्व है। किसी चीज को नकारना या दबाना हल नहीं है, बल्कि समझना और रूपांतरित करना है। और इस पूरी प्रक्रिया में सबसे अहम है जागरूकता, होश। बिल्कुल। ये स्रोत हमें याद दिलाते हैं कि हम सिर्फ ये सीमित शरीर या मन नहीं है, बल्कि हम एक अनंत संभावना है, एक पूरा इंद्रधनुष है जिसमें नीचे से लेकर ऊपर तक सारे रंग मौजूद हैं। अब सवाल ये उठता है कि जो कोई भी इसे सुन रहा है वो इस जानकारी का क्या करेगा? क्या जीवन के इन 7 साल के चक्रों का नक्शा उन्हें अपने जीवन के मौजूदा पड़ाव को समझने में कोई मदद दे सकता है? क्या वे पहचान सकते हैं कि वे अभी किस मौसम से गुजर रहे हैं? बिल्कुल। और ये भी कि क्या वे अपने भीतर की इन ऊर्जाओं, इन चक्रों, इन संभावनाओं को सिर्फ बौद्धिक रूप से जानने के बजाय सच में अनुभव करने की दिशा में कोई कदम उठाने को प्रेरित महसूस करते हैं? हाँ। क्या बाहरी सुख और संतुष्टि की कभी न खत्म होने वाली दौड़ के बजाय अपनी इस भीतरी यात्रा पर ध्यान देने का विचार उनके मन में आता है? क्योंकि ये जानकारी सिर्फ दिमाग का खेल नहीं है, ये तो अपने भीतर छिपे खजाने को खोजने का एक निमंत्रण है। वाकई आज की ये चर्चा हमें अपने अंदर झांकने और जीवन को उसकी पूरी ऊंचाई और गहराई में जीने की एक चुनौती देती है। ये अंत नहीं, शायद एक नई शुरुआत हो सकती है। और जाते जाते बस एक विचार छोड़ जाते हैं। अगर ये जान लें कि आप एक पूरा इंद्रधनुष है जिसमें सबसे निचले भौतिक तल से लेकर सबसे ऊंचे आध्यात्मिक तल तक सब कुछ समाहित है, तो आप अपने जीवन के कैनवास पर कौन सी तस्वीर बनाना चाहेंगे? सिर्फ निचले रंग या पूरा स्पेक्ट्रम? इस पर जरूर सोचिए। अगली बार तक होश बनाए रखें।